Hello everyone, I hope you all are good, safe and sound. So this is part 3 of NPO not-for-profit organization. Before starting this, I want to say, please watch this video till end so that you can be benefited from this video. And second most important thing, please like, share and subscribe to my YouTube channel so that this video can be reachable to every student of class 12 so that they can be benefited through this video. Thank you in advance. So in this video, part 3 of not-for-profit organizations, we are going to see some practical aspects of not-for-profit organization. So the first point which we are going to study will be entrance fees or admission fees. We have already studied and we have already understood this topic only theoretically, but practically अब हम समझने की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. Practically क्या है? देखो दो पॉइंट्स है. ट्रीटमेंट में दो पॉइंट्स आपको स्पेसिफाई कर रखे हैं कि whether it is treated as revenue or whether it is treated as capital. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है टू बी कैपिटलाइज तो उतना पोर्शन कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, और क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि रेवेन्यू है तो रेवेन्यू नहीं चाहिए. लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता कि एंट्रेंस फीस इज टू बी टेकन एज रेवेन्यू और इज टू बी टेकन एज कैपिटल रिसीट, तो हमें उस केस के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें उसे कैपिटल रिसिप्ट की जगह रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना है. और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ शुरू होगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होती है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस इफ इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर. और अगर यही चीज कैपिटल नेचर की होती है देन हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे. कैसे? एड इन कैपिटल फंड और शोन सेपरेटली. जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं. इट कैन बी शोन और इट कैन बी एडेड इन कैपिटल फंड और इट कैन बी शोन सेपरेटली. इट कैन बी शोन सेपरेटली इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. So this is the treatment, practical treatment of admission fees or admission fees or entrance fees. So we are going to start with a practical problem and we will understand it through practical aspect. Okay, fine. So what is the question? I am reading the question. How will you deal with the entrance fees while preparing the final accounts of New Delhi Sports Club for the year ended 31st March 2017 in each of the following cases? कुछ केसेस यहाँ पर दे रखे हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग हमें एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस जो है उसका ट्रीटमेंट हमें बताना है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. केस 1, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 entrance fees received is 1,20,000 rupees. ड्यूरिंग द ईयर जो हमने एंट्रेंस फीस रिसीव की है वो हमने रिसीव की है 1,20,000. But nothing is specified whether it is to be treated as revenue receipt or whether it is to be treated as capital receipt. But अभी मैंने आपको समझाया, if nothing is specified then in that case we have to understand this thing that we have by default entrance fees or admission fees will be treated as revenue receipts. So only the amount of entrance fees is given, so we will treat it as what? Revenue receipt. And revenue receipt is shown at credit side of income and expenditure account. तो आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एंट्रेंस फीस 1,20,000 मेरी है, कहाँ शो करेंगे. तो इन दैट केस जैसे केस नंबर आप अपन 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हमको दे रखा है कि एंट्रेंस फीस जो है
वो है 1,20,000 रुपीज। ओके फाइन, नथिंग इज स्पेसिफाइड। अब यहां पर हमको बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सट्रैक्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है? एक्सट्रैक्ट वर्ड इज यूज्ड बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीटली, वी आर जस्ट टेकिंग अ सिंपल सिंगल एंट्री और सिंगल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए वर्ड एक्सट्रैक्ट यूज है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा और इस तरीके से कुछ आपका यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। एज यू ऑलरेडी नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज टू साइड्स, इट इज डेबिट साइड, इट इज क्रेडिट साइड, एंड समथिंग लाइक दिस will be prepared. ठीक है, this is the format of income and expenditure. We have already studied in our LPO part 2 video. Okay, fine. So this is expenditure side. Which side is this? Expenditure side amount. This is income side and the amount is written here. Okay, fine. So the question specifies entrance fees received rupees 1,20,000. तो यहाँ आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस के नाम से 1,20,000 in case 1 if nothing is specified, only entrance fees का अमाउंट आपको गिवन है। केस नंबर 2, during the year 2016-17 entrance fees received 1,20,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees as revenue receipt. एक लाइन दी गई है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब मींस एनपीओ टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीव्ड। अगर नहीं भी देते तो हमें पता है कि एंट्रेंस फीस जो है हम हमेशा कुछ भी नहीं गिवन होता तो हम रेवेन्यू मानते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्टली गिवन है रेवेन्यू रिसीव्ड है, तो केस 1 और केस 2 में कोई फर्क नहीं है, सेम केसेस आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एंट्रेंस फीस 1,20,000 है, केस 2 में उसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे तो एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपीस हमें शो करना होगा। थर्ड केस क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 entrance fees received 1,20,000 and it is the policy of the club to treat entrance fees as capital receipt. थर्ड केस थोड़ा सा डिफरेंट केस है। थर्ड क्या कह रहा है कि आपको एंट्रेंस फीस मिला 1,20,000 बट यू हैव टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीप्ट। और अभी हमने देखा कि जब भी एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीप्ट के तरह ट्रीट किया जाएगा तब हमें उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करके शो करना है या सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। ऐड करके शो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दैट विल बी मच मोर गुड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर केस नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है? एंट्रेंस फी आपको मिली तो सही 1,20,000 लेकिन आपको इसको क्या मानना है? कैपिटल रिसीप्ट की तरह ट्रीट करना है। कैपिटल रिसीप्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ बनाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हम यहाँ पर जो एंट्रेंस फीस है वो हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। आप सभी को बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो ध्यान है, इट इज लायबिलिटी साइड, इट इज एसेट साइड। ओके फाइन, तो समथिंग लाइक दिस। नो डेबिट और क्रेडिट साइड इज देयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम डेबिट या क्रेडिट नहीं बोलते हैं और बैलेंस शीट में टू एंड बायबिलिटी लगाया जाता है। ये तो बच्चों वाली बात है जो आपको पता है क्योंकि आप अकाउंट्स के बचपन से ये चीज पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। अब एंट्रेंस फीस हमको 1,20,000 कैपिटलाइज करनी है, तो यहाँ पर कुछ हमको कैपिटल फंड की वैल्यू गिवन होगी। इसमें हमें यहाँ पर एंट्रेंस फी करके 1,20,000 ऐड करना है और फिर जो टोटल वैल्यू हमको रिसीव हो जाएगी वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। ये तो कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हमने केवल एंट्रेंस फीस को
कैपिटल फंड भी यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करके शो कर दिया। अगर कैपिटल फंड की वैल्यू गिवन होती तो कैपिटल फंड में ऐड होके टोटल वैल्यू हम कहाँ दिखा देते, आउटसाइड कॉलम जो हमारा बना हुआ है अमाउंट कॉलम में हम शो कर देते। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस व्हेन वी आर टेकिंग इट एज कैपिटल रिसीट। लास्ट और इंपॉर्टेंट केस जिसमें कहा जा रहा है कि एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज revenue as well as capital. How much revenue? 30% is to be capitalized and 70% is to be treated as revenue receipt. तो केस नंबर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? केस नंबर हम यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं। लास्ट केस एंट्रेंस फीस से रिलेटेड 1,20,000 के 2 केसेस। आपको 30% तो कैपिटल मानना है, तो बचा हुआ 70% क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। ओके फाइन। तो 1,20,000 रुपीज आपके पास एंट्रेंस फीस है और आपको 30% कैपिटलाइज करना है, 70% आपको रेवेन्यू मानना है। तो जो 70% रेवेन्यू होगा वो एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा और जो 30% आपको कैपिटलाइज करना है वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 1,20,000 की वैल्यू गिवन है, जिसका 70% आपको क्या ट्रीट करना है, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना है। आ रही बात समझ में? तो 1,20,000 का 70% होता है 84,000। We have to show 84,000 in income and expenditure account credit side और जो बचा हुआ हमारे पास 36,000 रुपीज है, वो 36,000 हम एंट्रेंस फीस कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट एंट्रेंस फीस while we are taking it as revenue as well as capital. So these are the cases and these are through this example we have understood the treatment of entrance fees or admission fees in not for profit organization. Okay fine. So I think इस concept में आपको कोई problem नहीं होगी। अगर आपको कोई भी problem होती है तो वीडियो के एंड के अंदर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, मेरी वेबसाइट जो है आपको उस मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी है यू कैन अप्रोच अस थ्रू दैट दोस मोबाइल नंबर्स और ईमेल लिंक्स और इवन यू कैन कमेंट इन वीडियो जो यूट्यूब पे वीडियो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंट्रेंस फीस को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्पेसिफिक फंड। ओके फाइन। जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड की अपन बात कर रहे हैं, फंड की अपन बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल स्पेसिफिक फंड in NPO, not for profit organization? When we talk about fund is prepared for future contingencies और special fund is prepared for special purposes only। तो यहाँ पर हम special purpose के लिए कोई fund बना रहे हैं तो special purpose के लिए ही उसको utilize किया जाएगा। This should be kept in mind every time। अगर मान लीजिए कि आपने कोई fund बनाया है for air pollution equipment, तो that fund will be utilized for that air pollution equipment only, that will not be utilized in any other purpose। This should be kept in always this should be kept in mind। Special जो फंड है that is for special purpose only। तो यहाँ पर जो स्पेशल फंड हम बना रहे हैं उस स्पेशल फंड का एनपीओ में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ठीक है, ओके फाइन। सो आई एम रनिंग दिस। The illustrations which I am making you understand is from D.K. Goyal book, Arya Publications, D.K. Goyal book। Concepts are same in every book। जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं सभी बुक्स में आपके पास जो कंसेप्ट है वो सेम है। तो हम यहाँ पर कंसेप्ट समझ रहे हैं
ओके फाइन, इलस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो इलस्ट्रेशंस हैं वो डीके गोयल का से पढ़ते हैं, आप जो है या कोई और बुक से आप रेफर करते हैं। मैं यहाँ पर डीके गोयल बुक रेफर कर रहा हूँ, ओके फाइन, बट हम यहाँ पर केवल कंसेप्ट जो है वो समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ओके फाइन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक फंड। So, what is a specific fund? A specific fund is a amount which is set aside for a specific purpose. जो पर्पस के लिए बनाया गया है वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ओके फाइन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर फंड बनाया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर फंड बनाया, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने फंड बनाया है तो यू आर ऑल्सो ओपन टू टेक डोनेशन फॉर दैट फंड। अगर कोई भी एनपीओ कोई फंड बनाता है तो उस केस के अंदर वो एनपीओ जो है उस फंड के लिए डोनेशन लेने के लिए हमेशा ओपन रहता है। तो अगर पर्टिकुलर फंड के लिए जो भी हम फंड बना रहे हैं, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी एग्जांपल इस फंड में ले लीजिए, स्पोर्ट्स फंड, हम जो भी फंड यहाँ पर बना रहे हैं उस फंड के लिए हमें डोनेशन मिल सकता है। तो अगर हमें डोनेशन मिलता है तो डोनेशन जितना भी हमें रिसीव होगा वो हम उस फंड की वैल्यू के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर दिया जाएगा, ओके फाइन। सो जो द अमाउंट ऑफ डोनेशन व्हिच वी विल गोइंग टू रिसीव फॉर सच फंड विल बी एडेड इन द फंड ओनली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज फंड रखा तो हमारे पास डबल नहीं होगा, या फंड रखा तो हमें क्या नहीं दे सकता, कोई कमाई हमें प्रॉफिट या इनकम नहीं दे सकता। सो जब तक फंड यूटिलाइज नहीं हो रहा है वी कैन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट सच फंड इन एनी एक्टिविटी। तो हम किसी दूसरी एक्टिविटी में अगर उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर्स में, किसी सिक्योरिटीज में, कहीं दूसरी जगह, या एफडी वेफडी करवा दिया उस फंड से रिलेटेड हमने, तो उस फंड से मिलने वाला, उस फंड पे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी फंड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो यहां पर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ऑन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फंड, फंड की वैल्यू में से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है तो आपको ऐड करना है। हर टाइम जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट आपको कैश में रिसीव हो गया हो या आपके अकाउंट में आ गया हो। कभी कभार इंटरेस्ट क्या हो सकता है, एक्रूड भी हो सकता है। तो अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है ऑन सच इन्वेस्टमेंट, जो ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाई किए हैं, उन इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट भी है तो उस एक्रूड इंटरेस्ट को भी यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और अब आती है लास्ट इंपॉर्टेंट बात, और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फंड बनाया क्यों गया है, ताकि फंड में से हम जिस पर्पस के लिए फंड बनाया जा रहा है उस पर्पस के लिए एक्सपेंस कर सके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फंड में से हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हमने किए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने फंड बनाया है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो खर्चा करने वाले हैं वो फंड की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। अब दो बातें आती हैं, कौन कौन सी दो बातें आती हैं, या तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा या तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बचा बैलेंस, क्या बचा हमारा, ये बैलेंस बचा। अब इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी है वो ये है कि इस बैलेंस के साथ ट्रीटमेंट क्या करना है। देखो पॉजिटिव बैलेंस कब बचेगा, जब फंड की वैल्यू ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तो पॉजिटिव बैलेंस हमारे पास यहाँ पे बचेगा।
और जब फंड की वैल्यू होगी कम और एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस बचेगा। तो आई होप ये तो आपको एडजस्टमेंट जो है समझ में आ गया होगा। मैं वैसे तो बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एडजस्टमेंट आपको डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में होगा एज द केस में भी, क्योंकि प्लस और माइनस से ट्रीटमेंट में फर्क पड़ जाता है। तो ये या तो बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको दिया हुआ होगा ये ट्रीटमेंट। आ रही बात समझ में? लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं पता कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट ये है, टॉपिक ये है, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए जो सुटेबल है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको कहां शो कर सकते हैं, आप इसको वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं। वर्किंग नोट में शो करने के बाद काटापीटी नहीं होगी, प्लस में या माइनस में आंसर आएगा, अकॉर्डिंगली आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हैं। तो कैसे, कब, कौन सा आइटम आपको कहां शो करना है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आई बिलीव कि ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, ये जो ट्रीटमेंट आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बैलेंस जो बचेगा, डिफरेंस जो बचेगा वो कैसे हमें देखना है। ठीक है, तो अगर बैलेंस जो हमारे पास आया नेगेटिव के अंदर, कैसे आएगा? नेगेटिव बैलेंस कब आएगा हमारे पास? नेगेटिव बैलेंस तब आएगा जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन फंड। जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस में वो ज्यादा है और फंड कम है, तो जो डिफरेंस यहां पर आएगा वो कहां शो होगा? विल बी शोन एट डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि जब बैलेंस नेगेटिव में आएगा, तो बैलेंस नेगेटिव में कब आता है? जब एक्सपेंसेस ज्यादा है और फंड में जो इंटरेस्ट और डोनेशन सब कुछ मिला के फंड की वैल्यू कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो जो डिफरेंस बचा, जितना फंड में से चार्ज होगा हो जाएगा, उसके बाद जो डिफरेंस बचा वो डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर शो किया जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड केस, अगर बैलेंस आ जाता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव बैलेंस कब आएगा? जब फंड की वैल्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस की वैल्यू कम है। तो उस केस के अंदर जो डिफरेंस होगा आपका will be shown at liabilities side of बैलेंस शीट। उस केस के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में आपको शो करना होगा। ओके फाइन, सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं थ्रू इलस्ट्रेशन स्पेसिफिक फंड हम कैसे और कहां किस तरीके से शो करने वाले हैं। ठीक है, हम जो हमारे पास जो वर्किंग नोट है उस वर्किंग नोट के थ्रू हम यहाँ पर जो मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले स्लाइड के अंदर आपको बताया कि वर्किंग नोट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कहाँ हमें इसका ट्रीटमेंट शो करना है वो अब हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है मैं एक बार जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के साथ कि हमको कैसे ट्रीटमेंट शो करना है। ठीक है, हमको बता रखा है कि स्पेसिफिक जो हमने फंड बना रखा है उस स्पेसिफिक फंड की वैल्यू है 5 लाख रुपीस। उसके बाद हमें बता रखा है कि इस स्पेसिफिक फंड पर अपन ने 10% इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और 10% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपीस। उसके बाद हमें बता रखा है कि इंटरेस्ट हमने रिसीव किया ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹37,500। उसके बाद हमको बता रखा है कि हमें डोनेशन मिली, कितनी डोनेशन हमें मिली? डोनेशन which we have received on such specific fund is ₹1,20,000। ठीक है, और इस स्पेसिफिक फंड का नाम क्या है? स्पोर्ट्स
फंड बता रखा है, इस स्पेसिफिक फंड का नाम हमें, और प्राइजेस हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किए आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड उनकी वैल्यू हमें बता रखी है 1 लाख रुपीस। कितना बता रखा है? 1 लाख रुपीस हमें बता रखी है। और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हमने कितने किए? स्पोर्ट्स इवेंट पर हमने एक्सपेंस किया 15,000 रुपए। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव। ठीक है, अब आपको बताना है कि हाउ विल यू शो द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। तो स्पेसिफिक फंड के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाई डोंट वी प्रिपेयर a working note of the same, because working note बनाने का फायदा ये हो जाता है कि हमें कौन सी नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उससे पता चल जाता है, अकॉर्डिंगली हम उसको शो कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनपीओ के अंदर। तो सबसे पहली चीज हमने पता है क्या देखना कि स्पेसिफिक फंड 5 लाख है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्किंग नोट की। तो वर्किंग नोट की जब अपन बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्पोर्ट्स फंड की वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपीस। इस स्पोर्ट्स फंड की वैल्यू को हमने इन्वेस्ट कर रखा है। कितना इन्वेस्ट कर रखा है? पूरा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? देखो 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और 10% हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000 रुपीज। लेकिन इसमें से हमें रिसीव्ड कितना है? केवल 37,500। दिस इज रिसीव्ड वैल्यू। तो हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट जो आ गया वो कितना आ गया? 12,500 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट क्यों निकाला? क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एक्रूड इंटरेस्ट इज माय एसेट, तो उसको अलग से शो करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मैंने एक्रूड इंटरेस्ट को अलग से निकाला। अदरवाइज मैं डायरेक्टली 50,000 भी यहाँ ऐड कर सकता था। जैसा मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट मिला है प्लस करना है और एक्रूड है वो भी प्लस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड 37,500 प्लस कर दिया मैंने एक्रूड इंटरेस्ट जिसकी वैल्यू है 12,500। स्पेशल स्टार लगा के पॉइंट नोट कर लीजिए, वो ये है कि यू डोंट हैव टू यूज शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशंस आप यूज नहीं ले सकते। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, और लिमिटेड स्पेस है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर INT या ACC डॉट यूज दे रहा हूँ या INVT डॉट यूज दे रहा हूँ। अदरवाइज यू विल नॉट यूज इन एग्जामिनेशन। स्टार लगा के नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। उसके बाद आपको डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए। द वैल्यू ऑफ डोनेशन इज 1,20,000 रुपीज। और उसके बाद आपने प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए उनकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। तो प्राइजेस एक्सपेंस है माइनस कर दिया, और इवेंट पर जो आपने खर्चा किया उसकी वैल्यू थी 15,000 रुपीज। दिस इज द ट्रीटमेंट। अब जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। और बैलेंस मेरा कितना आ रहा है? बैलेंस आप देखेंगे यहाँ पर तो साफ दिख तो रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। कितना पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है? तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 5,55,000 रुपीज मेरे पास यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये 5,50,000 इज अ पॉजिटिव बैलेंस। अब मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये मैं रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मुझे बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। सर फिर से एक्सट्रैक्ट? हाँ, क्योंकि केवल और केवल स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, बैलेंस शीट टोटल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इस तरीके से कुछ हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है। दिस इज लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये आपको पता ही है। डायरेक्टली मूव करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया स्पोर्ट्स फंड का? 5,55,500।
5,55,000 आ गया, तो यहाँ करूंगा मैं स्पोर्ट्स फंड। सर वर्किंग नोट में शो किया है, तो जो वर्किंग नोट यहाँ पे जैसे मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे कि सर मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में ये चीज सॉल्व करी है 5,55,000। सर 5,55,000 तो स्पोर्ट्स फंड है, इन्वेस्टमेंट भी तो है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आ जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज। उसके बाद मैं देखूं यहाँ पर तो एक्रूड इंटरेस्ट भी मेरे पास है, तो एक्रूड इंटरेस्ट है, मिला नहीं है, तो मेरी एसेट होता है, करंट एसेट होती है, तो एसेट साइड के अंदर मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, एक्रूड इंटरेस्ट भी शो करूंगा, जिसकी वैल्यू है 12,500 रुपए। इस तरीके से मैं अपने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाकर हमारा जो फंड है वो मैं शो करूंगा। अब देखिए सबसे अच्छी चीज आपका ये आंसर है, काटा पीटी नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पर है। वर्किंग नोट है, काटा पीटी होती है तो वर्किंग नोट में होती है, कोई गलती होती है तो वर्किंग नोट में सुधारी जा सकती है, लेकिन डायरेक्टली सॉल्यूशन में काटा पीटी करना एक गुड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इसलिए पहले आप वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट बनाने के बाद बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है वो आप निकाल लीजिए। पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगा, और वही नेगेटिव अगर बैलेंस आ जाता, जिसको हम बोलते हैं कि फंड का वैल्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कहां शो कर देता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मैं उसको कहां शो करता, डेबिट साइड के अंदर एज एन एक्सपेंस शो कर देता। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इलस्ट्रेशन था, जिसके थ्रू अपन ने इस टॉपिक को समझा है। अब जो नेक्स्ट हमें टॉपिक समझना है वो टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूरा एक लास्ट और टॉपिक रहेगा हमारा कंज्यूमेबल्स वाला। ये 2 टॉपिक हमारे और रहेंगे इस चैप्टर में, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारे पास बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर सभी का इन्वॉल्वमेंट, सभी जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर कर रहे हैं, और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप इस जो वीडियो के अंदर मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके फाइन। तो ये जो वीडियो था आज यहीं पर मैं अपनी वीडियो को आज कंप्लीट करता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि जो टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं वो टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। एट एनी टाइम यू कैन डिस्कस दैट इन कमेंट सेक्शन विद मी। आई विल रिस्पॉन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। और प्लीज ये चीज मैं पहले बोल चुका हूँ, लाइक दिस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो हम रिलेटेड टू क्लास 12th और 11th हम पोस्ट करें आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बिकॉज कोविड-19 जो है अभी भी हमारी